शुरुआत करते हैं खबरों की। हमास इजराइल जंग की लपटों से हर गुजरता दिन फिलिस्तीनियों के लिए अजाब बनता जा रहा है। गजा में तबाही का दर्दनाक मंजर देखने को मिल रहा है। वहीं इस बीच इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू मुश्किल में पड़ते दिखाई दे रहे हैं। इजरायली हुक्काम के दरमियान लड़ाई नाइतफाकी होती दिखाई दे रही है, क्योंकि अपोजिशन नेशनल यूनिटी पार्टी के 3 वुज़रा बशमूल पार्टी लीडर बेनी गैंट्स ने इतवार के हफ्ता बार कैबिनेट के इजलास में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। ये बॉयकॉट उस वक्त किया गया जब गजा के मुस्तकबिल पर बात करने वाली आला सतही सिक्योरिटी कैबिनेट के इजलास में जुमेरात को दाएं बाजू के वुज़रा और फौजी हुक्काम के दरमियान झड़प हो जाने से जबरदस्त शोर मच गया। मीटिंग के दौरान हुई झड़प को लेकर पीएम नेतन्याहू ने कहा कि वुज़रा को जंग जीतने पर तवज्जो मरकूज करने के लिए सब कुछ एक तरफ रख देना चाहिए। वहीं दूसरी जानिब हुक्काम के बाद अब इजरायली अवाम के दरमियान भी पीएम नेतन्याहू की मकबूलियत कम होती नजर आ रही है। ऐसा मालूम होता है कि अब अवाम भी नेतन्याहू को वजीर आजम के ओहदे पर फाइज नहीं रहने देना चाहती। गुज़िश्ता चंद दिनों से तेल अवीव में 10,000 लोग नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा कर रहे हैं। इसकी शुरुआत मुजाहिरीन के कहने से हुई थी कि कैदियों को घर लाओ, लेकिन अब ये बयानबाजी दूसरे इंतखाबात के मुतालबे की तरफ माइल हो रही है। खास वजह ये भी है कि इजरायली अवाम को अब नेतन्याहू पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए वो दोबारा इंतखाबात की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि हुक्काम और अवाम की बगावत के बाद नेतन्याहू का मुस्तकबिल क्या होगा। बिल्किस बानो गैंगरेप केस के मुजरिमों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सभी मुजरिमों को सजा में मिली छूट का हुक्म रद्द कर दिया है। गैंगरेप के सभी 11 मुजरिमों की वक्त से पहले रिहाई रद्द होने के बाद अब ये सभी लोग वापस से जेल भेजे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ इज्तिमाई असमत दरी और उसके खानदान के 7 लोगों के कत्ल में शामिल 11 दोषियों को छूट दी गई। छूट को चुनौती देने वाली दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। इस दरख्वास्त पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हर औरत इज्जत की हकदार है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस मामले में गुजरात सरकार को सजा माफी का फैसला लेने का हक नहीं था। इस केस का ट्रायल महाराष्ट्र में चला था। ऐसे में समय से पहले रिहाई का फैसला महाराष्ट्र सरकार ले सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में कहा कि सूबे जहां पर मुजरिम पर ट्रायल चलाया जाता है और सजा सुनाई जाती है, उन्हीं को दोषियों की माफी दरख्वास्त पर फैसला करने का हक है। काबिलियत की कमी की वजह से गुजरात सरकार के जरिए छूट के हुक्म को रद्द किया जाना चाहिए। बता दें कि 3 मार्च 2002 में गोधरा दंगों के दौरान गुजरात मेंदाहोद जिले के रंधिकपुर गांव में बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप किया गया था। उस समय 5 महीने की गर्भवती बिल्किस बानो 21 साल की थी। दंगाइयों ने बिल्किस बानो के परिवार के 14 लोगों का कत्ल कर दिया था। इसमें बिल्किस की 3 साला बेटी भी शामिल थी। गुजरात सरकार ने 1992 माफी पॉलिसी के तहत 15 अगस्त 2022 को गैंगरेप के 11 मुजरिमों को रिहा कर दिया था। गुजरात सरकार ने कहा था कि ये सभी 14 साल की सजा काट चुके हैं और इनके बर्ताव, व्यवहार और उम्र को देखते हुए इन्हें रिहा किया जा रहा है। उम्र कैद में कम से कम 14 साल की सजा होती है, ये इन्होंने पूरी कर ली है। तो वहीं बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का कहना है, मैं इस फैसले का इस्तकबाल करता हूं और ये मुस्तकबिल में सभी जानियों के खिलाफ एक मिसाल के रूप में काम करेगा। I welcome this judgment and I hope it acts as a precedent against all the rapists in the future. The rapists should understand that just because they affirm a political ideology which is anemic to the Constitution of India, they will not be set free. And the last important point is that the Union Home Ministry approved the remission and the premature release of these convicts through a letter dated July 11, 2022. It is very clear that when Sri Narendra Modi talks about Nari Shakti, it's just a hollow claim. It has no relevance on the ground because it is they who are now standing with this with the rapist of Bilkis Bano. अब बात करेंगे हज की। हिंदुस्तान से इस साल भी हज की जियारत के लिए लोग जा सकेंगे। इतवार को इसे लेकर हिंदुस्तान और सऊदी अरब के बीच 2 तरफा इकरारनामे पर सहमति बनी है। हिंदुस्तान से इस साल 1,75,025 लोग हज की जियारत के लिए जा सकेंगे।
इतवार को इसे लेकर हिंदुस्तान और सऊदी अरब के बीच दो तरफा इकरारनामे पर मुआहदा तैयार हुआ है। इसके तहत नई दिल्ली को 2024 की सालाना जियारत के लिए 1,75,025 मुसाफिरों का कोटा तफवीज किया गया है। अक़लियती उमूर की वजीर स्मृति ईरानी और सूबे के वजीर खारजा वी मुरलीधरन जद्दा गए हुए हैं। इन दोनों ने सऊदी के वजीर हज और उमरा डॉक्टर तौफीक बिन फौजान के साथ दो तरफा हज इकरार नामा 2024 पर दस्तखत किए। सरकारी बयान के हिसाब से हज कमेटी के जरिए से मुसाफिरों के लिए 1,40,020 सीटें रिजर्व की गई हैं, तो वहीं 35,005 हाजी प्राइवेट ऑपरेटरों के जरिए से हज के लिए जा सकेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर नामुनासिब तबसरा मालदीव पर भारी पड़ता दिख रहा है। पहले सोशल मीडिया पर मालदीव के बॉयकॉट की मुहिम छेड़ी गई। इसके बाद दिग्गज हिंदुस्तानी ट्रैवल कंपनियों ने मालदीव की फ्लाइट्स और होटल बुकिंग कैंसिल कर दी और अब हुकूमत हिंद ने मालदीव के हाई कमिश्नर को तलब किया है। बता दें कि हुकूमत हिंद के तलब किए जाने के बाद मालदीव के हाई कमिश्नर इब्राहिम साहिब हिंदुस्तानी वजारत खारजा पहुंचे। सफाई देने के कुछ देर बाद ही वो यहां से रवाना हो गए। दरअसल मालदीव की खातून वजीर मरियम शिवना ने पीएम मोदी को लेकर सोशल मीडिया पर नामुनासिब तबसरा किया था। इस मौजू को भारत ने मालदीव की मोहम्मद मुइज्जू हुकूमत के सामने उठाया था। माले में हिंदुस्तानी हाई कमीशन ने वजीर के तबसरे पर सख्त एतराज जताया था। भारत के एतराज के बाद मालदीव हुकूमत ने बयान जारी कर कहा था कि ये उनकी जाती राय है। वजीर का तबसरा मालदीव हुकूमत के ख्यालात की नुमाइंदगी नहीं करता है। बाद में भारत के सख्त एतराज के बाद एक्शन लेते हुए मालदीव हुकूमत ने पीएम मोदी के खिलाफ नामुनासिब तबसरा करने पर वजीर मरियम शिवना के साथ साथ मालशा शरीफ और महजूम माजिद को भी सस्पेंड कर दिया था। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद हुई थी। पीएम मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा करने के बाद इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थी। इसके साथ ही उन्होंने भारतीयों से अपील की थी कि वो इस आइलैंड पर घूमने का प्लान करें। इसके बाद मालदीव की यूथ एम्पावरमेंट मामलों की नायब वजीर मरियम शिवना ने पीएम मोदी की पोस्ट पर नामुनासिब तबसरा किया था। ताहम ट्वीट की मजम्मत होने के बाद उन्होंने इसे डिलीट भी कर दिया था। पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड बढ़ गई है। अब दिल्ली एनसीआर के लोगों को दोहरी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। महकमा मौसमियात ने मंगलवार को दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश का अनुमान जताया है। बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर का मौसम बदलेगा। ऐसे में तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी का भी अनुमान है। इससे लोगों को ठंड से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। आईएमडी के अनुसार अगले 6 महीनों तक दिल्ली एनसीआर में कम से कम तापमान 9 से 10 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद है। महकमा मौसमियत के मुताबिक सर्द दिन और कोहरे की ये हालत 24 घंटे तक और बने रहने के आसार हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के मंडी, कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर, सोलन और सिरमौर जिला में 2 दिन धुंध का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 9 से 11 जनवरी तक बारिश होने के इम्कान हैं। महकमे ने ठंड से आने वाले दिनों में भी राहत न मिलने का इशारा दिया है। इस्लामिक स्टेट आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़े आतंकी शहनवाज आलम ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। खुलासे में गुजरात को दहलाने का पूरा प्लान सामने आया है कि कैसे आईएसआईएस का पूरा नेटवर्क गुजरात को निशाना बनाने के ताक में था। गिरफ्तार आईएसआईएस आतंकी शहनवाज ने एनआईए की पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। शहनवाज ने बताया कि गुजरात के कई शहरों में सीरियल बम ब्लास्ट का प्लान था। आतंकी ने बताया कि हैंडलर अबू सुलेमान के कहने पर घेराबंदी की गई थी। साथ ही खुलासा किया कि गोधरा दंगों का बदला लेने के मंसूबे से साजिश रची गई थी। खुलासे में ये भी पता लगा कि गांधीनगर में आरएसएस वीएचपी कार्यालय भी आतंकियों के निशाने पर थे। शाहनवाज ने यह भी खुलासा किया कि वडोदरा में जिला कोर्ट, सिविल कोर्ट स्टेशन की रेकी की गई थी। साथ ही सूरत में हीरा बाजार सूरत जिला अदालत की भी रेकी की गई। शाहनवाज ने बताया कि मुंबई से ट्रेन के जरिए से गुजरात पहुंचकर रेकी की गई थी। खुलासे में यह भी पता लगा कि अहमदाबाद में बाइक से कई जगहों की रेकी की गई थी और उसके बाद गुजरात से लौटकर मुंबई के रास्ते पुणे लौटे सभी आतंकी और उसके बाद रेकी की पीडीएफ पीपीटी कॉपी अबू सुलेमान को भेजी गई। बीएसपी की सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी दलित मुखालिफ है, जिससे उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया है। मायावती ने इसे लेकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर कई पोस्ट शेयर किए हैं। मायावती ने लिखा, सपा अति पिछड़ों के साथ साथ जबरदस्त दलित मुखालिफ पार्टी भी है। ताहम बीएसपी ने पिछले लोकसभा जनरल इलेक्शन में सपा से इत्तेहाद करके इनके दलित मुखालिफ रवैये, किरदार और चेहरे को थोड़ा बदलने की कोशिश की, लेकिन इलेक्शन खत्म होने के बाद ही सपा दोबारा अपने दलित मुखालिफ जातिवादी एजेंडे पर आ गई। इतना ही नहीं, मायावती ने आगे कहा, और सपा
मुखिया जिससे भी इतिहाद की बात करते हैं, उनकी पहली शर्त बसपा से दूरी बनाए रखने की होती है, जिसे मीडिया भी खूब तशहीर करता है। वैसे भी सपा के 2 जून 1995 गेस्ट हाउस कांड समेत घिनौनी हरकतों को देखते हुए और इनकी हुकूमत के दौरान जिस तरह से अनेकों दलित मुखालिफ फैसले लिए गए हैं, जिनमें बीएसपी यूपी स्टेट ऑफिस के पास ऊंचा पुल बनाने का अमल भी है, जहां से साजिशी इंतशार पसंद अनासिर पार्टी दफ्तर, मुलाजमीन और कौमी सरबराह को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसकी वजह से पार्टी को अजीम आदमियों की मुजस्सिमों को वहां से हटाकर पार्टी सरबराह के घर पर शिफ्ट करना पड़ा। पार्टी दफ्तर के लिए महफूज जगह की मांग करते हुए उन्होंने अपनी अगली पोस्ट में लिखा, असुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा सुझाव पर पार्टी प्रमुख को अब पार्टी की अधिकतर बैठकें अपने निवास पर करने को मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि पार्टी दफ्तर में होने वाली बड़ी बैठकों में पार्टी प्रमुख के पहुंचने पर वहां पुल पर सुरक्षा कर्मियों की अतिरिक्त तैनाती करनी पड़ती है। दरअसल अखिलेश यादव कल बलिया दौरे पर थे। यहाँ साफियों ने जब उनसे इंडिया ब्लॉक में मायावती और बसपा को शामिल करने के बारे में सवाल किया तो उन्होंने तंज भरे लहजे में पूछा, उसके बाद का भरोसा आप दिलाओगे? बात भरोसे की है, अगर वो आती हैं तो आप में से कौन भरोसा दिलाएगा? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में हुई इंडिया ब्लॉक की बैठक में अखिलेश यादव ने बीएसपी को शामिल करने के लिए असहमति जताई थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ और साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार विजय सेतुपति इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म मैरी क्रिसमस के प्रमोशंस में बिजी हैं, जिसके चलते हाल ही में मैरी क्रिसमस की पूरी टीम दिल्ली आई, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान फिल्म से जुड़े कई किस्से भी शेयर किए। Since we had agreed to do this and we decided to do this, even though it's a little difficult here and there sometimes, we had fun. मतलब मज़ा आया हमको, हालांकि उतना आसान नहीं था, थोड़ा मतलब कभी-कभी 2-2 बार करने में लगता है कि कुछ नया करें क्या वही ऐसे ही करें, कॉपी करें वही जो किया है, तो सब होता था, लेकिन है उसके फायदे भी और प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। I think I've always wanted to work with Shriram Raghavan. मैं Shriram Raghavan की बहुत बड़ी fan हूँ, and I wanted to always be part of that kind of cinema that he makes. And for me, Merry Christmas was such a phenomenally beautiful story. And when it came together, I was thrilled that we were going to get a chance to not only be a part, I was not going to get a chance to be a part of Shriram Sir's film, but also be in such a beautiful story. So hi Delhi, this is first time I'm coming for my movie promotions, and then thank you. Thank you so much for your response. It just happened because of my directors and then because of stories.